हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजय गिरी। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर क्लियर करा दिया था और हमने आपको ये भी बताया था कि इसके बाद जो आपको फिजिक्स का लेक्चर मिलने वाला है उसमें हम आपको जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। सो आज मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है इस चैप्टर का और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन बताएंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? एन आइडियाबैटिक चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन। देखिए, हमने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट बताए थे। आप लोगों को शायद याद होगा, इस चैप्टर में तो नहीं लेकिन इसके पहले वाले कुछ चैप्टर में, यानी जो सबसे पहला चैप्टर था हमारा इस बुक का, यानी रियल गैस जो चैप्टर था, उसमें हमने आपको रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट बताए थे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। हालांकि हम यहाँ पर एक बार और बता देते हैं आपको, शायद ताकि याद हो जाए अच्छी तरीके से। देखिए, किसी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तीन कांस्टेंट होते हैं, मतलब 3 वैल्यू कांस्टेंट होती है। चलिए उसको समझ लेते हैं कि वो आखिर हैं क्या। देखिए, पहली चीज़ तो है क्या, पी भी की पावर लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। जहाँ पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है एंड लैम्डा क्या है? लैम्डा आप लोग जानते होंगे, ये एक स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, यानी सीपी बाई सीवी का रेशियो होता है लैम्डा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? टी भी की पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा कॉन्स्टेंट ये हो गया। और तीसरा क्या होता है? टी पी की पावर 1 माइनस लैम्डा अपान लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये 3 कॉन्स्टेंट होते हैं, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर पूछ लिए जाते हैं। हर साल ये आते हैं, इस पर तीनों में से एक तो जरूर ही आ जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल के रूप में आ जाए, चाहे वो इस रूप में पूछ लिया जाए। तो ठीक है, ये तीनों कॉन्स्टेंट आप याद रखेंगे। टी पी की पावर 1 माइनस लेमडा अपन, तो इनमें तीनों में से आपको ऑप्शन में कौन दिख रहा है? टी भी की पावर लेमडा माइनस 1 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है द इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या बोल रहा है? द इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बोलने का मतलब क्या है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं रहती है। कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको आइसोथर्मल का मतलब समझना चाहिए कि आइसोथर्मल होता क्या है। हमने आपको बताया भी था, आइसोथर्मल का मतलब होता है जब कोई निकाय, जब कोई सिस्टम जो होता है हमारा, ये जो है काम करे कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर जो हो इसका वो कांस्टेंट हो, इसका टेम्परेचर बदलता हुआ ना हो, इसका टेम्परेचर ना बदल रहा हो। तो जब टेम्परेचर नहीं बदलेगा, यानी जब हम इसको किसी भी प्रकार की ऊष्मा नहीं देंगे, तो क्या होगा? जब किसी प्रकार की ऊष्मा नहीं देंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी, मतलब कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी? बढ़ेगी भी नहीं। घटेगी? घटेगी नहीं, क्योंकि हम इससे ले भी नहीं रहे हैं, ताप ऊष्मा ले भी नहीं रहे हैं और दे भी नहीं रहे हैं। यानी इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी? रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगी? कांस्टेंट होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। हमको यहाँ पर यह बताना है कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है किसी सिस्टम की, किसी निकाय की, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है। पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। हमने आपको क्या बताया था? Q इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये होता है फार्मूला, ये है फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम यही है कि आप जो भी ऊष्मा देंगे किसी सिस्टम को, वो पहली चीज तो निकाय द्वारा किए गए कार्य में खर्च होगा और उसके बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। तो ये होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यानी अगर हम यहाँ से डी यू निकालें तो क्या हो जाएगा? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ पर डी डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है? पी इंटू डी भी होता है, पी इंटू डी भी होता है। चलिए लिख देते हैं, तो हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी इंटू डी भी। अब आप यहाँ पर देख के तुरंत बता सकते हैं कि ये डी यू किस पर डिपेंड कर रहा है। क्यू क्या है? चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है। क्यू यहाँ पर क्या है? क्यू है दी गई ऊष्मा, हीट,
यानी टेम्परेचर, तो हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, वो है Q यहाँ पर। इसके अलावा Q पर डिपेंड कर रहा है यानी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और इसके अलावा P इंटू डी भी यानी प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। चूंकि यहाँ पर प्रेशर तो दिया नहीं, वॉल्यूम दिया है, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड किया है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 क्या बोल रहा है, इफ P इज प्रेशर एंड dV इज वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू, हमने अभी आपको बताया, जस्ट इसी के पहले ही बताया फार्मूला। बोल क्या रहा है कि P इज प्रेशर, मतलब P क्या है, प्रेशर है, dV इज वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब dV क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू, मतलब du को हमको निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ठीक है, यानी अगर हम du निकालें यहाँ से तो dq माइनस dw होगा। चूंकि dw का मान क्या होता है, dq माइनस dw को हम p इंटू dv लिख देते हैं, क्योंकि हमको p और dv के फॉर्म में लिखना है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। अब ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, बोल रहा है कि वर्क डन इन एन आइसोथर्मल चेंज इन अ गैस इज, क्या बोला, वर्क डन मतलब कार्य का फार्मूला आपको निकालना है किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब कि क्या होता है, समतापी प्रक्रम। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब होता है समतापी प्रक्रम। तो उस समतापी प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो पहले चीज तो हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू, दो फार्मूले होते हैं इसके, 2.303 RT log 10 V2 अपान V1, ये होता है इसका पहला फार्मूला। और एक फार्मूला और होता है, वो होता है 2.303, मतलब यहीं पर V2 अपान V1 की जगह पर P2 अपान P1 हो जाता है। ठीक है, दो फार्मूले इसके होते हैं, इसी में आप P2 अपान P1 कर दोगे तो वो भी एक फार्मूला बन जाता है इसका, अगर प्रेशर दिया गया है तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको जो ऑप्शन में दिए गए हैं वहां पर हमको कहीं पर भी आगे 2.303 नहीं देखने को मिल रहा है, यानी इसका जो बेस यहाँ पर हमने 10 लिया है इसको ई में चेंज कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ई को अगर हम चेंज करते हैं तो आगे ये आ जाता है, आप लोग जानते होंगे लॉगरिथम अगर जानते हैं तो। यानी कि हमको जो ऑप्शन दिया गया है वो बेस ई वाला ही देखना है, 10 वाला तुरंत के तुरंत कैंसिल कर दो, ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको हटा कर देखते हैं, यहाँ पर V1 अपान V2 दिया गया है, यहाँ पर V2 अपान V1 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ, देखिए आपसे बोल क्या रहा है कि जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है वो किस चीज का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब किस मास का संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने आपको बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। आप कई लोग यहाँ पर ये भी लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ हीट, ऊष्मा के संरक्षण, ये तो ऊष्मा का संरक्षण का नियम नहीं है, हमने आपको इसके पहले लेक्चर में इसको डीपली से समझा दिया था कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम होता है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, क्या बोला, अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म्स आ, मतलब कि जो एक बर्फ का टुकड़ा होता है, बर्फ के टुकड़ों का और वाटर का, पानी का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये देखिए हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी सिस्टम, विषमांगी क्या बोलते हैं इसको, निकाय, विषमांगी निकाय। तो ये विषमांगी निकाय होता है क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग अवस्था के दो पदार्थ मिले हुए हैं, तो इसको हम विषमांगी सिस्टम, विषमांगी निकाय बोल देते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द बेसिस फॉर मेजरिंग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाई, द बेसिस फॉर मेजरिंग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाई, मतलब टेम्परेचर को नापने वाला थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम है, जीरो नियम है, सेकंड नियम है, फर्स्ट नियम है, थर्ड नियम है, कौन सा नियम है जो कि टेम्परेचर को मापता है। तो हमने आपको देखिए पहले सबसे पहला नियम जो बताया था, यानी जीरोथ लॉ बताया था थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर ए और बी किसी तीसरे सी से थर्मल इक्विलिब्रियम दिखाते हैं तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे।
ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर सिंपल सा निकल रहा है क्या कि ये जो है ये क्या है, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर को ये मापता है। कैसे? क्योंकि अगर ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब तापीय साम्य में है, तो ये आपस में तापीय साम्य में होंगे, यानी ये टेम्परेचर को मापने वाला नियम है। यानी आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या है, चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, एयर इज कंप्रेस्ड आइडियाबेटिकली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। एयर जो है इसको कॉम्प्रेस कर दिया गया, यानी कि इसको संपीड़ित कर दिया गया आइडियाबेटिकली, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में एयर को कॉम्प्रेस कर दिया गया टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जो V2 था वो क्या हो गया, मान लेते हैं पहले क्या था, वॉल्यूम V1 था, तो जो V2 हो गया क्या हो गया, V1 का आधा हो गया, पहले का आधा हो गया। तो ये बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि इसका वॉल्यूम जो हो गया वो आधा कर दिया गया इसको कॉम्प्रेस करके। तो बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। तो रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए T और V में संबंध क्या होता है, अभी आपको जस्ट सबसे पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया क्या होता है, TV की पावर लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। TV की पावर लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए चूंकि ये कांस्टेंट होता है का मतलब क्या हुआ, T1 V1 की पावर लैम्डा इक्वल टू T2 V2 की पावर लैम्डा। चूंकि एयर जो होता है उसमें 2 परमाणु गैस पाए जाते हैं और 2 परमाणु गैस के लिए लैम्डा का मान क्या होता है, 1.4 होता है। क्या होता है, 1.4। अब लैम्डा के मान कैसे निकालते हैं, अगर हमारे लेक्चर आप इस बुक के शुरू से देखते आए होंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू हमने बताया था पहले ही चैप्टर में, ठीक है, कि लैम्डा क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्वतंत्र कोट यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ये सब हमने आपको बताया था। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर वो वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, रियल गैस वाला, आइडियल गैस वाला, ठीक है। देखिए अब आगे हम इसमें क्या करेंगे, अब हम T1 और T2 को एक तरफ कर लेंगे, V1 V2 को एक तरफ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, T1 अपान T2 इज इक्वल टू V2 अपान V1 की पावर लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ कि ये TV की पावर लैम्डा -1 होता है। क्या होता है, TV की पावर लैम्डा -1 होता है, यानी कुल हम -1 कर देंगे। चूंकि लैम्डा की वैल्यू 1.4 है तो क्या हो जाएगा, T1 अपान T2 इज इक्वल टू V2 अपान V1 की पावर 1.4 -1 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। आगे क्या करेंगे हम, T1 अपान T2 ऐसे लिख देंगे हम सेम टू सेम, और उसके बाद क्या करेंगे, हम V2 की वैल्यू रख देते हैं। V2 की वैल्यू क्या है, V1 अपान 2 है, यानी V1 अपान 2 कर देंगे, नीचे भी V1 है, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.4। चूंकि हमको T2 की वैल्यू निकालनी है तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, द कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब पहले T2 निकालेंगे और फिर उसको हम T1 से घटा देंगे तो हमको चेंज इन टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो T2 का अगर हम निकालें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0.4 इंटू T1, ये आ जाएगी T2 की वैल्यू। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इसी रूप में इसका आंसर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, इसी रूप में इसका आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए हमको T2 की वैल्यू पता है, ठीक है, T2 की वैल्यू पता है तो T2 में से हम T1 घटा देते हैं, T2 माइनस T1 कर देते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0.4 T1 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, T1 कॉमन करेंगे तो 2 की पावर 0.4 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चेंज इन टेम्परेचर का ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं तो जो इसकी वैल्यू होती है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, इसकी वैल्यू होती है 1.317, ये होती है इसकी वैल्यू। अगर आप निकालेंगे तो आपको इसकी वैल्यू यही निकल कर आएगी। तो हम चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें से अगर हम 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0.317 T1, ये हमारा आंसर आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर का। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक करिएगा, क्योंकि हम कभी भी वीडियो में ये बताना भूल जाते हैं कि आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करिए। और आपको अगर थोड़ा भी बेनिफिट होता है इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि मैंने इस पर जो मेहनत किया था वो जनवरी से स्टार्ट किया था, तो 3 महीने में 100 सब्सक्राइबर पूरा करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि शुरू में चैनल ग्रो होना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।